अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैरियर टाउन कराची और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के इस वक्त सही टाइम है या नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है कि बैरियर टाउन और दूसरी रियल एस्टेट की जो मार्केट्स हैं, DHA है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो पिछले 2 साल से तकरीबन ये मार्केट डाउनफॉल के शिकार है। रियल एस्टेट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने आज से 2-3 साल पहले पैसा लगाया, वो इस वक्त काफ़ी हद तक नुकसान में हैं। क्योंकि मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं आ रही, और हमारा जो डोमेस्टिक जो कंट्री की सिचुएशन है, जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रिकॉर्ड हाई के ऊपर चली गई विदाउट एनी रीज़न। उसकी वजूहत है कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज को उठाया गया और किस तरह से रियल एस्टेट को डाउन किया गया। देखें, सिंपल सी बात है कि जब आप किसी भी फील्ड को या किसी तरफ से बिजनेस को जो है वो डाउन करना चाहते हैं और उधर से जो आपका कैपिटल है उसका जो है वो फ्लो निकाल कर दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको जहाँ पे डाउन करना है वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं, वहाँ पे आपको इंसेंटिव्स को ख़त्म करना होता है, वहाँ पे आपको टैक्सेस लगाना होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी है इसने इस तरह के जो स्टेप्स और मेजर्स लिए हैं, जिसकी बेस पे आपने देखा कि मतलब मैं 1.5-2 साल पहले ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा नीचे रेट्स आ जाएंगे। इवन के आप में से भी बहुत से लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, बल्कि मोस्टली मेरे हिसाब से 95-98% लोगों की तो यही राय होगी कि इतने नीचे रेट आने के चांसेस नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि कुछ बैरिया के मैनेजमेंट की इनिशियल आज से 2 साल पहले की जो है उसमें आप मिस हैंडलिंग कह लें, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आई इंटरिम या पहले जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उनके मामला कह लें, और आफ्टर दैट इंटरिम गवर्नमेंट कह लें, तो उसके बाद से पैसा जो है वो रियल एस्टेट से निकला है। आप DHA की बात कर लें, आप बैरियर टाउन की बात कर लें, आप किसी भी प्राइवेट सोसाइटी की बात कर लें, इवन के सिटी के अंदर जहाँ पे जो रेजिडेंट एरिया है, जहाँ पे मतलब आप कह लें कि 100% आबादी है, वहाँ पे भी कीमतें नीचे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर हम टैक्स की बात करते हैं, 10.5% है अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है। अगर 10.5% आपने एक बार पे गवर्नमेंट को देना है फॉर द टैक्स पर्पस, और उसके बाद फिर आपको इसका ट्रांसफ़र फीस है, फिर इसके अलावा सोसाइटी के मामला होते हैं, तो फिर आप प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर अगर वन टाइम कॉस्ट जो होती है वो अगर बढ़ती है तो उसमें शायद कहीं ना कहीं पे जस्टिफाइड होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक प्लॉट या एक घर या एक दुकान अगर उसकी ट्रांजैक्शन चल रही है, साल में 3 बार या 4 बार वो ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी अगर हम कॉस्ट को देखें तो वही 12-13% या 15% अगर आपने उसकी वैल्यू का एक बार पे आपको ट्रांसफ़र पे लगेगा, तो आप 3 से 4 बार वो एक साल के अंदर अगर वो ट्रांसफ़र होती है तो उसकी कॉस्ट ही तकरीबन 50% जो है वो ऊपर चली जाती है। तो फिर वहाँ पे आप कैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि वन टाइम कॉस्ट जो है, मिसाल के तौर पे पोजेशन या यूटिलिटी या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये लेट्स वो एक बार बढ़ जाती है, तो ये एक बार पे कर दी तो उसका वो बार बार मतलब हर दफ़ा जब आपने ट्रांसफ़र करवाया तो वो बेशक एक लेवल पे जाके सेटल्ड हो जाती है। लेकिन ये जो रिपीटिव कॉस्ट होती है, जिस तरह टैक्सेस हैं या ट्रांसफ़र फीस है, ये जो है ये बड़ा इफेक्ट करते हैं मार्केट की प्राइसेस को ऊपर या नीचे जाने। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसकी वैल्यू इस वक्त रिकॉर्ड हाई के ऊपर इन दिनों में ट्रेड हुई, और अभी भी आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर जिन लोगों के पास पैसा था तो उनके पास मतलब कोई भी कारोबार करने से बजाय वो उन्होंने स्टॉक में लगा दिया, तो स्टॉक इस वजह से भी ऊपर चला गया। और अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें कि इंडस्ट्री के अंदर कोई डेवलपमेंट हुई है या कोई ऐसे हमारे पास बाहर से ऑर्डर ज़्यादा मिलना शुरू हो गए हैं या हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ है, तो ऐसे ज़ाहरी तौर पे सिम्टम नज़र नहीं आते। मीनवाइल रियल एस्टेट के हवाले से हम अगर बात करते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर एक कुदरती तौर पे पाकिस्तान के अंदर नेचुरली एक डिमांड है जो कि आप ख़त्म होना तो दूर की बात है,
आप उसको ये कह लें कि कम हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जिस तरह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो हमें हाउसिंग की डिमांड तो हमारे पास रहेगी, घरों की डिमांड रहेगी, अपार्टमेंट्स की डिमांड रहेगी, कमर्शियल की भी डिमांड रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है, डे बाई डे उसमें खासा इजाफा हो रहा है, तो इनको छतें घर फराहम करने के लिए आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है इसकी ज़रूरत रहनी है। अब इसमें रेट्स जो हैं वो अप एंड डाउन्स, वो एक बार अगर आपने जिस तरह से देखा कि इस वक्त जो करंट रेट्स ऊपर जाके नीचे आए और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर गई है, तो हम उस हवाले से ये एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो इन्फ्लेशन ऊपर चला गया और प्रॉपर्टी के रेट्स आधे हो गए, खासतौर पे बैरियर टाउन के अंदर। तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइजेस जो हैं वो लेट्स सपोज प्रीवियस टॉप जो 1 करोड़ का प्लॉट था, वो लेट्स सपोज इस वक्त मतलब हम किसी भी परसेंट के अंदर उठा कर देखते हैं, अगर 33 की बात कर लें या किसी और पैराडाइज की बात कर लें, तो 1 करोड़ वाला प्लॉट इस वक्त तकरीबन 60 लाख, 55 लाख, 50 लाख पे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो जो चीज़ आज से 2 साल पहले हमें 100 रुपए की मिलती थी, इस वक्त वो 200, 250 रुपए, 300 रुपए की कॉस्ट पे मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें बहुत ज़्यादा मुझे प्राइस के अंदर एक वैक्यूम नज़र आता है, जो कि गैप है जिसको फिल कर सकती है मार्केट। उसके लिए टाइम बार का मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ और सिर्फ कुछ मैयर्स हैं जो गवर्नमेंट लेगी। उन मैयर्स के हवाले से मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका जो है वो नंबर 1 इंटरेस्ट रेट कम कर दे गवर्नमेंट, 10%, 8% पे आ जाए। नंबर 2 पे आपका जो टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफ़र है वो 10.5% से फाइलर से कम करके अगर आप इसको 5%, 6% पे ले आते हैं, और उसके बाद एमनेस्टी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लोगों को इंसेंटिव्स देना है इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। और इंसेंटिव्स आप मतलब इस सेंस में आपको याद होगा कि 2020-21 में गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किए तो किस तरह से बूम आया रियल एस्टेट के अंदर, और बाहर से पैसा भी आया। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको इंसेंटिव्स देना होंगे, और फिर लोगों को जो है वो आप देखेंगे कि लोग काफ़ी हद तक इसमें इन्वेस्ट करेंगे, रेट्स भी बढ़ जाएंगे। बाकी मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि काफ़ी इसमें पोटेंशियल है। और जो सबसे आखिरी बात है वो हमारी स्टेबिलिटी के ऊपर है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर है। इकॉनमी स्टेबिलिटी भी है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर इस वजह से है क्योंकि हमारी बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से आती है, और वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब कुछ स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो उसके बाद वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती तो उस सूरत हाल में IMF के प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, जिसके बाद डॉलर का कंट्रोल होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर गवर्नमेंट स्टेबल बन जाती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो उसके बाद मुझे बहुत हद तक प्रॉपर्टी के अंदर बूम नज़र आ रहा है, खासतौर बैरियर टाउन कराची के अंदर। बैरियर टाउन कराची एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल सिटी है, और ये टाउन नहीं, ये बल्कि सिटी है। आप इसमें देखेंगे कि फर्दर जो है बहुत प्राइसेस के अंदर एक पोटेंशियल है जो कि ऊपर जाएंगी। और इस वक्त जो बैरियर टाउन कराची का बायर है वो ये नहीं है कि वो नहीं है, बैरियर टाउन का जो बायर है बैरियर टाउन कराची का, वो अच्छे वक्त का वेट कर रहा है। और जब ये बायर एक्टिवेट होगा, जब ये लोग मार्केट में आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो सेलर है वो होल्डिंग पे चला जाएगा, और जो बायर की डिमांड है वो फिर एक आप लोगों को ये लगेगा कि ये मतलब डे बाय डे क्या मतलब दिन में चेंज होती है, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट एक है और उसके बायर 2 या 3 हो तो डेफिनेटली उसकी कीमत शूट करती है। बाकी बैरियर टाउन कराची के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।